हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं डी फार्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, चैप्टर नंबर 6। जी हाँ, इसका चैप्टर नंबर 6 जो है एंजाइम। एंजाइम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और हर स्टेट में इससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे आरजीपीबी, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, हर जगह से इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है एंजाइम का, आज के लेक्चर में इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। IUB एंड MB क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और एंजाइम की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसको आज हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे देख रहे हैं, पहली बार आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 एंजाइम। सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस क्या कह रहा है। चैप्टर नंबर 6 में जनरली हम एंजाइम्स पढ़ते हैं, क्या होता है एंजाइम, बेसिक डिफिनेशन देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। और IUB एंड MB क्लासिफिकेशन यहाँ पे ही दिया रहा है, पहले ही टॉपिक में दे रखा है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में लेके चले आएंगे। बहुत ईजी टॉपिक ये भी वाला है। एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, एंजाइम किस मैकेनिज्म मतलब किस एक्शन मतलब इसका जो एक्शन होता है इसके मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, किस मैकेनिज्म पे ये वर्क करता है, इसको हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम में। एंजाइम इनहिबिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब आपको आगे ऐसे सीरीज मिलती रहेगी और बहुत अच्छे तरीके से आप सीखते रहेंगे। आज हम बात करते हैं IUB एंड MB क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए, उससे पहले बता दें आपको एंजाइम होता क्या है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मोस्टली प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक जटिल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली प्रोटीन होते हैं, ठीक है। दैट एक्ट एज कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जीवों में एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शन को बूस्ट करते हैं, उन्हीं को कैटलिस्ट करते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंजाइम का नाम बताइए, जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं, मान लीजिए स्टार्च खाए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च जब खाए तो हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज। वो क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा शुगर में, ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से वो ब्रेक डाउन किया, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, तो ऐसे ही स्पीड अप केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, जो एंजाइम होता है बूस्ट करता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं कैटलिस्ट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, बढ़ाता है, लेकिन खुद चेंज नहीं होता। जैसे एमाइलेज खुद नहीं चेंज किया, वो स्टार्च को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सब डिस्कस करेंगे। तो कैटलिस्ट का मेन काम होता है कि पार्टिसिपेट करना और रिएक्शन को फास्ट कर देना। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है एंजाइम, ओके, जो कि मोस्टली प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि दे स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के रेट को, केमिकल रिएक्शन के दर को बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, विदाउट बीइंग चेंजेस या यूज्ड अप इन द रिएक्शन, ठीक है। बिना कोई रिएक्शन में बदलाव किए हुए ये केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देते हैं एंजाइम। क्लियर। एंजाइम आर एसेंशियल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। जैसे कि आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। खाना खाए हम, खाना डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, फैट्स बहुत सारे लेते हैं, फैट्स कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो कैसे ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जा रहा है, कैसे हमें कैसे ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हमें ऊर्जा मिल रहा है। तो बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवे हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है एंजाइम का। एंजाइम इसी सब केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप कर देता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलरेटर को तेज करते हैं बाइक के, गाड़ी तेज चलने लगती है, वैसे हमारे बॉडी के जो पाथवे हैं, जो साइकिल्स हैं, उसमें अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो वो साइकिल्स, वो पाथवे उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये खाली केमिकल रिएक्शन के रेट को, उसके दर को बढ़ा देते हैं जो एंजाइम होते हैं, मोस्टली प्रोटीन होते हैं। ओके, तो एंजाइम आर एसेंशियल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। एंजाइम बहुत आवश्यक होता है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए, जो भी लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, उसके अलग अलग जो भिन्न भिन्न लाइफ प्रोसेस हैं, जो साइकिल्स हैं, जो पाथवे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है एंजाइम। इंक्लूडिंग, वही लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या शामिल होता है, डाइजेशन हो गया, वहां भी एंजाइम वर्क लगता है, रिस्पायरेशन हो गया, DNA रिप्लिकेशन और बहुत सारे मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होता है, यहाँ पे DNA जो ये एंजाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत एंजाइम के बारे में समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे बात करते हैं IUB एंड MB क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम।
ठीक है। आईयूबी एंड एमबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं तो देखिए, जैसा कि हम पढ़े हुए थे फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़े थे, आईयूपीएससी के बारे में। आईयूपीएससी क्या था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे क्या होता था, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पद्धति करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि एक इंटरनेशनल सिस्टम था आईयूपीएससी, उसके जो कंपाउंड का नाम है वो इस तरह से रखा जाता था, उसके रूल के अकॉर्डिंग रखा जाता था कि वो नाम पूरी ग्लोबली तरीके से लोग जाने। मतलब आप उस नाम को, जो कंपाउंड का नाम है, वो कंपाउंड लंदन में बैठा हुआ कोई केमिस्ट है वो भी उसको पढ़ ले, ठीक है। यूरोप में बैठा हुआ कोई केमिस्ट है वो भी उसको पढ़ ले, ठीक है। जापान में बैठा हुआ कोई केमिस्ट है तो वो भी उसको पढ़ ले। वही सेम नाम जो हाँ उसको हम बेंजीन बोल रहे हैं तो वही बेंजीन यहाँ बोला जाएगा, वही प्रोपेन वहाँ बोला जा रहा है तो वही प्रोपेन यहाँ बोला जाएगा। तो इंटरनेशनली एक नाम पद्धति रखा गया जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना काफी आसान हो गया और डिस्कस करना केमिस्ट आपस में, साइंटिस्टों में काफी इजी हो गया। ऐसे ही एंजाइम के लिए कुछ क्लासिफिकेशन है आईयूबी एंड एमबी। आईयूबी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्लासिफिकेशन, जिसको हम बहुत प्यार से क्या कहते हैं, एंजाइम कमीशन, ईसी क्लासिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन मत लिखिएगा, एंजाइम कमीशन, ठीक है। एंजाइम कमीशन क्लासिफिकेशन, ठीक है, इज एट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर नेमिंग एंड कैटेगराइज एंजाइम, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन दैट कैटेलाइज। वही बात लिखा हुआ है, सेम चीजें जैसे हम आईयूपीएससी में बताए थे कि क्या कर रहा है कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, मतलब इंटरनेशनली पूरी हर जगह पे इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाता है। क्या चीज के, एंजाइम को कैटेगराइज करना और उसके नाम को निर्धारित करना, ठीक है। एंजाइम को कैटेगराइज करना और उसके नाम पद्धति करना, जो नाम रहा इसके अकॉर्डिंग जो नाम रखा जाएगा वही हर जगह उसी नाम से एंजाइम जाना जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, एंजाइम के जो रिएक्शंस होते हैं उसके प्रकार पे एंजाइम को कैटेगराइज करना और उसका नाम पद्धति करना, वो हम किस सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, आईयूबी सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, आईयूबी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर हो पाया। और जो नाम हम यहाँ पे एंजाइम का रखेंगे वही नाम से पूरा एंजाइम हमेशा जाना जाएगा हर जगह पे। इसलिए एक सिस्टम बनाया जाता है, एक ही जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं एंजाइम की कैटेगरी को और उसको रिएक्शन के आधार पे अलग अलग नाम रखा जाता है उसको। क्लियर। चलिए अब देखिए, सेकंड है आपका एमबी क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो एमबी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, इज नॉट ए सेपरेट मॉडर्न सिस्टम। ये कोई मॉडर्न सिस्टम से अलग नहीं है, ठीक है। इट यूजुअली रिफर टू द सेम आईयूबी ईसी, मतलब ये आमतौर पर सेम आईयूबी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री या फिर जो एंजाइम कमीशन है उसकी तरह ही बिहेव करता है, ठीक है, जो एंजाइम कमीशन है सिस्टम। बट समटाइम्स अपीयर इन ओल्डियन इंडियन फार्मेसी। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि बट कुछ समय ये ओल्डियन इंडियन फार्मेसी में अपीयर होता है, ठीक है। ओल्डियन इंडियन, जो ओल्डर इंडियन फार्मेसी या बायोकेमिस्ट्री होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसको फॉलो करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नोट एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, जिसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एमबी क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि बाकी लगभग सेम है, बस ये इंडियन जो ओल्डर इंडियन फार्मेसी बायोकेमिस्ट्री है उसमें अपीयर होता है। इन प्रैक्टिस अगर अभ्यास की बात करें तो बोथ पॉइंट टूवर्ड द ईसी क्लासिफिकेशन, दोनों पॉइंट जो होते हैं वो इलेक्शन नहीं, एंजाइम कमीशन क्लासिफिकेशन की ओर ही चलते हैं, ठीक है, एंजाइम कमीशन क्लासिफिकेशन की ओर ही चलते हैं। तो दो पद्धति बताए आपको, एक आईयूबी और एमबी। आईयूबी जो होता है उसी को हम ईसी बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्लासिफिकेशन को ही हम एंजाइम कमीशन क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्यों लाया गया है कि रिएक्शन के आधार पर एंजाइम को अलग अलग कैटेगराइज करना और उसका नाम पद्धति करना, जो कि इसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। और जो एमबी क्लासिफिकेशन होता है ये भी लगभग सेम होता है, बस ये ओल्डर इंडियन फार्मेसी जो बायोकेमिस्ट्री होते हैं उसमें ये अपीयर होते हैं, ओके, शामिल होते हैं। बाकी लगभग सब सेम चीज है। अब ये तो आप समझ गए हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों लाया गया है। अब कुछ जो बेसिक जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि जो आईयूबी सिस्टम के अकॉर्डिंग एंजाइम को डिवाइड किया गया है 6 मेन क्लासेस में, ठीक है। आईयूबी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री या फिर एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग एंजाइम को डिवाइड किया गया है 6 मेन क्लासेस में, और ये 6 मेन क्लासेस याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है ऑक्सीडाइरेक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेज। क्या बोले हम, ऑक्सीडाइरेक्टेज, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडाइरेक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेज।
अब ये याद कैसे होगा, इसका कुछ ट्रिक है? जी हाँ, ट्रिक भी है। इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ऑक्सीडाइरेक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेज। क्या ट्रिक है? ऑटो ट्रक हवा लाई इसमें लगी। क्या बोले हम? ऑटो ट्रक हवा लाई इसमें लगी। मतलब ऑटो का मतलब ऑक्सीडाइरेक्टेज, ट्रक का मतलब ट्रांसफेरेज, हवा का मतलब हाइड्रोलेज, लाई का मतलब लाइएज, इसमें का मतलब आइसोमेरेज और लगी का मतलब लाइगेज। ये ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो आईयूबी सिस्टम के अकॉर्डिंग एंजाइम को जो 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, 6 मेन क्लासेस में, वो कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, ऑटो ट्रक हवा लाई इसमें लगी, ऑक्सीडाइरेक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमेरेज, लाइगेज। ठीक है, इस तरह से अगर इसको याद कर लेंगे तो एग्जाम में बस यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लिख ले जाएंगे। ठीक है, आपसे आईयूबी के अकॉर्डिंग 6 क्लासेस पूछा जाएगा कि उसके नाम क्या क्या है, याद कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं डिटेल से, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है, लेकिन बहुत समराइज वे में ये 6 के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या यूजेज होते हैं, इसको जान लेते हैं कि आखिर इसका क्या फंक्शंस होता है। ऑक्सीडाइरेक्टेज का क्या फंक्शन है, ट्रांसफेरेज एंजाइम का क्या फंक्शंस है, हाइड्रोलेज का, लाइसेज का, आइसोमेरेज का, लाइगेज का क्या फंक्शंस है, क्या यूजेज हैं, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, जो कि काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए लेट ना करते वो भी देखते हैं। तो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आईयूबी के अकॉर्डिंग, आईयूबी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्लासिफाई एंजाइम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट कैटेलाइज। ठीक है, रिएक्शन के आधार पे, रिएक्शन के टाइप पे हम इसको क्या किए हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं। ठीक है, इसको विभाजित किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो है ऑक्सीडाइरेक्टेज। ऑक्सीडाइरेक्टेज की बात करें अगर हम, तो क्या लिखा हुआ है, इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या ये कार्य कर रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कैटेलाइज मतलब उत्प्रेरित होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करता है जो ऑक्सीडाइरेक्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइरेक्टेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? तो ये कैटेलाइज होता है, उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरक होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। ठीक है, किसमें पार्टिसिपेट करता है, किसको बूस्ट करता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। एग्जांपल की बात करें तो कुछ कैटेलेज होते हैं। देखिए, कैटेलाइज, कैटेलेज, कैटेलिस्ट लगभग सेम चीजें होते हैं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरित जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ब्रेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करते हैं वाटर और ऑक्सीजन से। ठीक है, यहाँ से H2O वाटर और यहाँ से ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। कौन करता है? ऑक्सीडाइरेक्टेज करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसा कि आप जानते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो ये वाटर और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, अलग करते हैं। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, अगर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज करना हो, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की बात करें तो एल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। ठीक है, ये सब अलग अलग पाथवे हैं। ठीक है, जिसको अगर पढ़ेंगे हम आगे तो अलग अलग पाथवे हैं, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कुछ पाथवे आपके चैप्टर नंबर 8 मेटाबॉलिज्म में दे रखे हैं, कुछ और डिटेल्स में पढ़ने बाकी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको जानना है। जैसे कैटालेज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, ब्रेक करता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में क्या होता है? एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। ठीक है, इसके यूजेज की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ऑक्सीडाइरेक्टेज एंजाइम होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हार्मफुल सब्सटेंस क्या है? यूज्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो हानिकारक पदार्थ होता है हमारे बॉडी में, जो वेस्ट बनते हैं, जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है जो जहर क्रिएट करते हैं बॉडी में, उसको क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है इस एंजाइम। ठीक है, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी मदद करता है, एनर्जी को, ऊर्जा को भी प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है ये ऑक्सीडाइरेक्टेज। समझ में आया? तो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ये कैटेलाइज होता है ऑक्सीडाइरेक्टेज, पहला पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे जो हमारा है, दूसरा जो हमारा जो 6 मेन क्लासेस में दूसरा क्लासेस है वो है ट्रांसफेरेज। नाम है ट्रांसफेरेज मतलब ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करता है? फंक्शनल ग्रुप को। किसको? फंक्शनल ग्रुप को ये ट्रांसफर करता है। जैसे मेथेन हो गया, फास्फेट हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया। ठीक है, मेथेन, फास्फेट, अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है फंक्शनल ग्रुप को। कौन करता है? ट्रांसफेरेज करता है। क्लियर? एग्जांपल में जैसे देखिए काइनेज, काइनेज क्या करता है? ट्रांसफर फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप को क्या करता है? ट्रांसफर करता है काइनेज एंजाइम। जैसे एटीपी से एडीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ट्रांस एमाइनेज की बात करें तो अमीनो ग्रुप को ये ट्रांसफर करता है। ट्रांस एमाइनेज जो होता है ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 मेटाबॉलिज्म में, वहां पे पूरा पाथवे साइकिल है। आप लोग हालांकि पढ़ चुके होंगे उसको, जो नहीं पढ़े हैं उसको चैप्टर नंबर जब 8 पढ़ाएंगे हम मेटाबॉलिज्म, वहां पे देखेंगे आप कि किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, कौन सी साइकिल्स की बात कर रहे हैं, सारी चीजें। अभी बस आपको ये जानना है कि इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, क्या एग्जाम्पल हैं। तो मेन फंक्शन है ट्रांसफेरेज का कि फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करना। जैसे आपके मेथेन हो गए, फास्फेट हो गए, अमीनो ग्रुप हो गए, कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं। यूजेज की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, साइकिल्स होते हैं, उसमें प्रयोग किए जाते हैं ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, बहुत सारे ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, ड्रग जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफेरेज एंजाइम। प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ट्रांसफेरेज। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छा। तो आप ऑक्सीडाइडक्टेज और ट्रांसफेरेज को समझ पाए। आगे तीसरा बात करते हैं हाइड्रोलिसिस, जहां पे वाटर का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, जैसे ब्रेक बॉन्ड यूजिंग वाटर, वाटर का हम यूज करके उसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जिसको हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एग्जांपल जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ब्रेक स्टार्च टू शुगर, जो हम खाते हैं तो हमारे सलाइवा में होता है ये एमाइलेज, ये क्या करता है? जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके इसको ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, ऐसे ही प्रोटीएस होता है जो पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन को ब्रेक करके उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ऐसे लाइपेज होता है, ये एंजाइम फैट को, वसा को ब्रेक करके उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एंजाइम, इसीलिए एंजाइम के बिना सारे पाथवे, सारे साइकिल उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूजेज की बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में प्रयोग किए जाते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोलिसिस का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपका लाइसेस। लाइसेस क्या करता है? ब्रेक बॉन्ड विदाउट यूजिंग वाटर या एटीपी। ये बॉन्ड को तो ब्रेक करता है, लेकिन इसमें वाटर और एटीपी के बिना, पानी और एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बिना बीबॉन्ड को ब्रेक करता है, ऑफन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड। ठीक है, प्रायः फॉर्म क्या करता है? डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर? एग्जांपल की बात करें तो डी कार्बोक्सिलेज जो होता है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, और एल्डोलेज को करता है जो ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड को। तो डी कार्बोक्सिलेज में जहां पे डी कार्बोक्सिलेज आएगा वहां पे क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, और एल्डोलेज में क्या करता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करता है। ओके, किसमें करता है? लाइसेस में करते हैं। ये किसमें यूजेज होते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में आप देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, बायोकेमिकल बहुत सारे सिंथेसिस होते हैं उसमें प्रयोग किए जाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन में बहुत मदद करता है, जो सब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। अभी बस आप देखिए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, तब आप समझ पाएंगे कि जब किस तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है। ठीक है, कैसे हम खाना खाए वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी जब हम दौड़ते हैं तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी कैसे मिल जाता है, तो सब आगे पढ़ेंगे। तो इस सब करने के लिए, प्रोसेस के लिए एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही एंजाइम आपको उस साइकिल में मिलेगा, उस पाथवे में मिलेगा जो हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं, जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है। अभी बेसिक आईओबी सिस्टम के अकॉर्डिंग 6 मेन क्लासेस के बारे में जो इसके यूजेज हैं, जो इसके फंक्शन से ही जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आप लाइसेस भी समझ चुके हैं, चौथा भी। पांचवा देखें हम आइसोमेरेज। ठीक है, आइसोमेरेज की बात करें तो ये कन्वर्ट करता है एक आइसोमर से अनदर आइसोमर को, वन आइसोमर से अनदर आइसोमर को कन्वर्ट करता है आइसोमेरेज। एग्जांपल याद है आपको, ग्लाइकोलिसिस अगर पढ़े होंगे, जब आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया गया था तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में बताए थे कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, लेकिन वहां एक पहला एंजाइम वर्क करता है, एक एंजाइम की हेल्प से, जिसका नाम है आइसोमेरेज। ठीक है, आइसोमेरेज एंजाइम ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ओके, यूजेज की बात करें तो इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ही यहाँ पे जो होता है क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइसोमेरेज। बायोटेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइसोमेरेज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद लास्ट आपके बाद क्या है, लास्ट आपका है लाइगेज है, जिसको सिंथेसेज कहते हैं, लाइगेज। आइए इसको देखते हैं। तो ये क्या करता है, ज्वाइन टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर यूजिंग एटीपी, ज्वाइन टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर यूजिंग एटीपी। एटीपी का ये प्रयोग करके दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है, एटीपी का प्रयोग करके दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है। एग्जाम्पल जैसे डीएनए लाइगेज, ज्वाइंट डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो कुछ सिचुएशन पे डीएनए के जो खंड होते हैं ना, उनको जोड़ने का काम करता है ये लाइगेज। डीएनए के जो अलग अलग खंड हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, तो उनको जोड़ने का काम करता है एटीपी का यूज करके ये लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ग्लूटामाइन सिंथेसेज, ग्लूटामाइन सिंथेसेज के प्रोसेस में भी वर्क करता है। ठीक है, ये सब अलग अलग पाथवे में यूज किए जाते हैं साइकिल में। यूजेज की बात करें तो इंपॉर्टेंट इन डीएनए रिप्लिकेशन एंड रिपेयर, डीएनए के रिपेयर में अगर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं अलग अलग हैं तो उसको जोड़ने का काम करता है। डीएनए रिप्लिकेशन, सेल डिवीजन के समय डीएनए रिप्लिकेट करता है खुद को, उस समय मदद करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहाँ पे जीन को इंसर्ट किया जाता है, जीन को मॉडिफाई किया जाता है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जीन को इंसर्ट करके जीन को मॉडिफाई किया जाता है अलग तरीके से, उसमें प्रयोग किया जाता है ये एंजाइम। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के कुछ सिंथेसिस, कुछ निर्माण में, खासकर बायोसिंथेसिस निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके 6 क्लास और 6 क्लास के बेसिक फंक्शंस, उसके यूजेस थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो एंजाइम आर स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन होता है दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बढ़ाता है। इजी है। दे वर्क ओनली ऑन स्पेसिफिक सब्सटेंस कॉल्ड सब्सट्रेट, ये काम करते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्सटेंस, जिसको हम एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, जिसका नाम है सब्सट्रेट। यही सब्सट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइट से, फिर ये रिलीज होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे ताला चाबी सिद्धांत, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो उस तरह से। एंजाइम वर्क बेस्ट एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एंजाइम अगर अच्छे तरीके से काम करेगा तो कब करेगा, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहे, खासकर 37 डिग्री सेल्सियस काफी बेस्ट होता है। ठीक है, टू मच हीट कैन डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी, बहुत ज्यादा अगर हीट है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, ईच एंजाइम वर्क बेस्ट एट सर्टन पीएच लेवल, ईच एंजाइम, प्रत्येक एंजाइम काम करते हैं एक अच्छे सर्टन, मतलब जो पीएच लेवल है, एक अच्छे पीएच लेवल पे काम करते हैं। मतलब अगर पीएच लेवल की बात करें तो बहुत ज्यादा अगर एसिडिटी हो जाए या बहुत ज्यादा बेसिसिटी आ जाए, मतलब बहुत अम्लीय या बहुत क्षारीय अगर हो जाए, तो वहां पे जो एंजाइम की एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक सर्टन पीएच पे, एक निश्चित पीएच पे ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। A small amount of enzyme can work on many substrate molecule, ठीक है, अगर कम मात्रा में भी एंजाइम है और मेनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं तो बहुत तेजी से ये भी वर्क करेंगे। ठीक है, कैन वर्क ऑन मेनी सबस्ट्रेट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट एंजाइम, अगर कम मात्रा में भी एंजाइम है तो मेनी जो अनेक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं बहुत अच्छे तरीके से उनसे भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्टिव साइट होता है एंजाइम के पास, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाके उससे बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो नीड होते हैं हेल्पर की। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे सम एंजाइम नीड हेल्पर, कुछ एंजाइम को हेल्पर की आवश्यकता होती है। हेल्पर के मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिसको हम कोफैक्टर्स या को एंजाइम बोलते हैं। कोफैक्टर और को एंजाइम ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस कह सकते हैं जो हेल्पर का काम करते हैं, जो एंजाइम के साथ मिलकर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे एंजाइम बहुत तेजी से एक्शन देता है। एंजाइम स्टॉप वर्किंग इफ देयर आर इनहिबिटर प्रेजेंट, एंजाइम स्टॉप वर्किंग, एंजाइम काम करना बंद कर देता है अगर उसको, मतलब कि इनहिबिटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिसको हम नहीं चाह रहे हैं कि वो हमारे बॉडी में रिलीज हो, तो हम इनहिबिटर लेते हैं। ठीक है, इनहिबिटर क्या कर देगा, उसकी एक्टिविटी को रोक देगा, उसको स्टॉप कर देगा, उसको कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि कुछ एंजाइम को रोकना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक एग्जांपल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पढ़े थे आप कि अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का लेवल बढ़ेगा तो बीपी भी ज्यादा हो जाएगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं, तो उसको क्या कर दे, कम कर दे, उसको रोक दे, जिससे बीपी भी हमारा नॉर्मल हो जाए। ओके, तो ये प्रॉपर्टी थे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए जल्दी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं। क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
कि विच क्लास ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि बताइए एंजाइम का वो कौन सा क्लास है जिसमें शामिल होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसलिए इसको कराए थे हम। ये 6 मेन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा फंक्शन बता दिए कि बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जा सकते हैं। ट्रांसफेरेज एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम, ऑक्सीडाइडक्टेज एंजाइम या आइसोमेरेज एंजाइम। बेफिक्र होकर आप अच्छे से बता सकते हैं कि ऑक्सीडाइडक्टेज एंजाइम, ठीक है। इसके फंक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च बिलोंग टू विच एंजाइम क्लास। अब देखिए कह रहा है एमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च। देखिए एमाइलेज जो एंजाइम होता है, ये कह रहा है कि स्टार्च को किसमें स्टार्च को किसमें डाइजेस्ट करता है और एंजाइम के किस क्लास से बिलोंग करता है, हाइड्रोलेज, लाइगेज, लाइएज या ट्रांसफेरेज। बताइए सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो हम आपको बताए थे हाइड्रोलेज, ठीक है, हाइड्रोलेज जो कि क्लास में ये भी आपके आईयूबी क्लासिफिकेशन सिस्टम में दूसरा क्लास है या तीसरा क्लास है, ध्यान रखिएगा हाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलेज जो होता है एमाइलेज, ठीक है, ये क्या करता है, एमाइलेज हो गया। एमाइलेज जो हमारे कई बार बताएं कि स्लाइवा में पाया जाता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, शुगर में, ग्लूकोज में। ओके, तो करेक्ट ध्यान रखिएगा हाइड्रोलेज कैटेगरी में आता है। तीसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की निम्नलिखित में से प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। दे आर कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में दे आर कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, मतलब ये एक तरह का प्रोटीन होते हैं, या दे वर्क एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। नहीं भैया, इसका करेक्ट आंसर है सी वाला। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो सी राइट आंसर है। एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी, एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करती है कब, एट मतलब पर, कब करती है, एनी टेम्परेचर कोई भी तापमान पे, वेरी हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा तापमान पे, जीरो टेम्परेचर पे, या ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, सर्टन पीएच टेम्परेचर पे, पीएच पे ये इसकी एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करता है। तो जी हाँ, राइट आंसर डी वाला है, ठीक है। एक ऑप्टिमम, एक सर्टन टेम्परेचर और पीएच पे एंजाइम अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटी को शो करता है। यही टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया या कम हो गया, या पीएच बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गया या बेसिसिटी हो गया, तो ये अपनी एक्टिविटी को शो नहीं करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, डीनेचुरेशन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा मैक्सिमम अगर एक्टिविटी शो करता है तब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, एक सर्टन टेम्परेचर पे, नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वर्क करता है, ठीक। विच एंजाइम ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर ड्यूरिंग डाइजेशन, कौन सा एंजाइम स्टार्च को ब्रेक करता है इन शुगर में, ठीक है, स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट करता है डाइजेशन के दौरान। प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज या काइनेज। बताइए कौन सा एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान। बहुत अच्छे से बताएं, इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, तो बहुत बढ़िया, ये थे आपके टोटल 5 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आईयूबी सिस्टम क्लासिफिकेशन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, तो आज की क्लास में यही इतना। कोई डाउट है तो aditya3.official मेरा इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पे भी शेयर की जाती है जिसको आप देख सकते हैं। ओके, तो कैसी रहा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और भी ऐसे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट आते रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। बस आप अच्छे और डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए, बेफिक्र रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।